वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं। हम आपकी एस्पिरेशन को गवर्नमेंट जॉब सक्सेस में बदलेंगे, सक्सेस की हम गारंटी लेते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने पूरी इंग्लिश को कवर किया है ऑलमोस्ट 3 to 5 आवर्स की वीडियोज़ में। आप पूरी वीडियो को अगर देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम में है जो टॉप करना हो जाएगा। अगर आप किसी भी वीडियो से स्टार्ट करते हैं, अगर आपने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखा, आप तीसरी वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस वीडियो से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर्स में है वो है रूल 31, यूज़ ऑफ प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। 2-3-1 रूल। तो 2-3-1 रूल क्या कहता है? 2-3-1 रूल कहता है कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में आएगा और लास्ट में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा। अब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्या है? जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं मतलब आई, ठीक है, और ही मतलब थर्ड पर्सन। मैं और आप, मैं पहला पर्सन हूँ, आप दूसरे पर्सन हो और ही थर्ड पर्सन है। जब इन तीनों प्रोनाउन का यूज़ करना है तो इस फॉर्मूले को याद रखना आपने कि रूल 2-3-1 फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो पेपर में ये किस तरह से आएगा, एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा? आई को यहाँ लिख देगा या आई को यहाँ लिख देगा, इनको आगे पीछे लिख देगा और फिर उसका जो है 4 ऑप्शन दे देगा कि इनकी करेक्ट फॉर्मेशन क्या रहेगी। तो इस तरह से, या कौन से, जैसे इसको मतलब 4 पार्ट बना देगा, यू को ऐसे लगा के और इसको इसको 2 नंबर, इसको ऐसे कर देगा 4 पार्ट। तो आई को यहाँ लिख देगा और ही को इधर लिख देगा, तो पूछेगा कि कौन से पार्ट में एरर है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2-3-1 रूल फॉलो होगा। अगर इसी तरह से यहाँ पे 3 प्रोनाउन यूज़ है, अगर 2 प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो किस तरह से, जैसे 2 और 3 सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिर्फ यूज़ हो रहा है तो सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में। फिर नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में, थर्ड पर्सन पहले, फर्स्ट पर्सन बाद में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 31। रूल जो है 2-3-1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में, इसके कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, शी एंड आई वर वॉचिंग ए मूवी। तो ये इस तरह एक एग्जांपल और हो गया। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। इन, इनसाइड और इनटू का यूज़ हम क्या करेंगे? ये सब क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? जो सब्जेक्ट से पहले लगती है या ऑब्जेक्ट से पहले लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम इन द क्लास। तो इन किस लिए यूज़ होता है? इन होता है स्टैटिक चीज़ों के लिए। स्टैटिक चीज़ों के लिए कैसे? मतलब मैं क्लास में हूँ तो इसका मतलब मैं बैठा हूँ, बैठा हूँ तो मैं, इसका मतलब मैं क्या हूँ? स्टैटिक हूँ, मतलब मैं मूवमेंट में नहीं हूँ। इस तरह की जो जगह जो चीज़ें स्टैटिक हो गई, उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल कर लेते हैं, ही केम इन टू द हाउस। वो क्या है? घर के अंदर आया। वह क्या है? घर के अंदर आया। तो वो क्या है? मूवमेंट हुई। मूवमेंट हुई तो मूवमेंट का प्रयोग करेंगे इनटू का। तो इनको पूछा किस तरह से जाएगा? जैसे यहाँ पे इनटू की जगह इन लिखा जाएगा या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ दिया जाएगा। नीचे 4 जो है ऑप्शन दे देगा, इन, इनटू। तो इस तरह से, तो आपको देखिए इनटू का ध्यान रखना कि मूवमेंट के लिए इनटू प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल कर लेते हैं, ही थ्रू द लेटर इनटू द बॉक्स। थ्रू मतलब उसने फेंका, फेंका तो इसका मतलब क्या? मूवमेंट हुई। तो मूवमेंट के लिए क्या प्रयोग होता है? इनटू। तो ध्यान रखना, इन स्टैटिक के लिए और जो इनटू है मूवमेंट के लिए। तो इसी तरह इनसाइड भी जो है मूवमेंट के लिए जो होता है। ही जम्प्ड इनटू द वेल, ये भी मूवमेंट को दिखा रहा है तो इनटू आ जाएगा। आई केम इनसाइड द मूवमेंट, तो ये भी क्या हो गया? मूवमेंट हो गई। तो इनसाइड भी मूवमेंट के लिए। जैसे आई केम इनसाइड द क्लास। तो और अगर इसको हम ही के लिए लिखेंगे तो ही कैसे आएगा? ही केम इनसाइड द क्लास। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आई केम इनसाइड द क्लास। तो ये इस तरह से यूज़ है इनका, ध्यान रखना। इन स्टैटिक के लिए, इनसाइड मूवमेंट के लिए और इनटू मूवमेंट। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में है,
यूज ऑफ प्रेपोजिशन विद एंड बाय। विद एंड बाय का कैसे प्रयोग होगा, जैसे वी यूज़ विद व्हेन वी रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स। जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। और जब लिविंग थिंग्स की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। ही राइट विद ए पेन, तो यहाँ पे बाय नहीं आएगा, विद आएगा, क्योंकि पेन जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं जिनके अंदर जीवन नहीं होता। तो पेन से लिख रहा है तो क्या आएगा, विद आएगा। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हम विद प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे ही हिट द डॉग विद द स्टिक, उसने डॉग को किससे मारा, स्टिक से मारा। स्टिक क्या आ गई, नॉन लिविंग थिंग्स, तो क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट इसका एग्जांपल कर लेते हैं। द मोटरसाइकिल वॉज ड्राइवन बाय ए टॉल मैन। तो अब यहाँ पे बाय आया है, बाय क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है किसको जोड़ रहा है, टॉल मैन को जोड़ रहा है। टॉल मैन मतलब एक लिविंग थिंग्स। तो इस तरह से बाय और विद का प्रयोग इस तरह से आपने ध्यान रखना है। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाय ए वेल नोन ऑथर। तो यहाँ पे बाय क्यों आया, क्योंकि ए वेल नोन ऑथर जो है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो इस तरह से वेन एवर वी टॉक अबाउट वॉच, तो हम वॉच की बात करते हैं। वॉच जो है एक्चुअल में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बाय। ये इसका एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना कि वॉच को देख के आपने ये लिखना है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वॉच के साथ क्या आता है, बाय आता है। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वॉच को हमने क्या एक तरह से लिविंग थिंग्स कंसिडर किया है इंग्लिश के अंदर। आई हैव टू गो होम बाय 7। अब टाइम को भी अगर हम बता रहे हैं तो हम क्या बताएंगे, बाय बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाय का प्रयोग का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर्स में है, रूल 34। वेन एवर सेम नाउन्स आर कनेक्टेड बाय ए प्रेपोजिशन, इन दैट केस वी यूज बोथ द नाउन्स इन ए सिंगुलर फॉर्म। तो ये कह रहा है कि दो सेम नाउन है, बिल्कुल सेम नाउन, उनको हम किससे जोड़ रहे हैं, प्रेपोजिशन से जोड़ रहे हैं। तो जो सिंगुलर फॉर्म आएगी नाउन की, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि पूछेगा कैसे इसमें एग्जाम में, इसके पीछे एस लगा देगा या इसके पीछे एस लगा देगा। तो वो कहेगा कि एरर बताओ कहाँ पे, ऐसे पार्ट 1 बन जाएगा, पार्ट 2 बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा। तो एक ध्यान रखना, विलेज आफ्टर विलेज के बाद जो फॉर्म है, उसके बाद जो वर्ब आई है वो क्या आई है, प्लूरल आई, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो विलेज आफ्टर विलेज वर डिस्ट्रॉयड बाय द टेररिस्ट, गांव के बाद गांव जो है किन्होंने डिस्ट्रॉय किए, आतंकवादी ने डिस्ट्रॉय किए गए। बुक आफ्टर बुक हैड बीन रेड बाय हिम, तो एक के बाद एक बुक उसके द्वारा क्या की गई, पढ़ी गई। तो हैड बीन रेड बाय हिम। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में है, रूल 35, यूज ऑफ कंजक्शन लेस्ट। अब लेस्ट का प्रयोग बिल्कुल सिंपल सा, आपने पढ़ा भी होगा। ये ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ जो आगे यूज होगा वो क्या होगा, शुड यूज होगा। तो ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में। लेस्ट मीन्स अदरवाइज, लेस्ट मीन्स क्या है, अदरवाइज। ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ब शुड और नो हेल्पिंग वर्ब। लेस्ट के साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगेगी, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ शुड प्रयोग होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट के साथ आगे क्या आ गया, शुड आ गया। तो ये फॉर्मेशन इस तरह से रहेगी, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। इसका आपने ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ शुड का भी प्रयोग होगा और लेस्ट बिना शुड के भी प्रयोग हो जाता है, और दोनों के दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। लेस्ट बिना शुड के भी प्रयोग होता है और दोनों के दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये भी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर्स में है, वर्ड्स लाइक बिलोंगिंग्स, सेविंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीजर्स। बिलोंगिंग्स हमें पता है हमारा सामान होता है, सेविंग्स बचत, और कॉन्ग्रेचुलेशंस सीजर्स कैंची, प्रोसीड्स कार्रवाई, और सराउंडिंग्स चारों तरफ के वातावरण को बोलते हैं हम। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब सम्मान होता है। प्लायर्स हमें पता है, पलास जिसे हम बोलते हैं
टोंग्स चिमटा, जीन्स पायजामा, पेंटलून्स, शॉर्ट्स, कंटेंट्स, आउटस्कर्ट्स, ग्लासेस, क्लोथ्स, थैंक्स, गोगल्स, premises, earrings, tidings, earnings are considered plural and always take plural verb. तो इन सब के साथ क्या लगेगी, इनको प्लूरल समझा जाता है और इनके साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनको ध्यान दोबारा रीड कर लो। बिलोंगिंग्स, सेविंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीजर्स, प्रोसीड्स, सराउंडिंग्स, रिगार्ड्स, प्लायर्स, टोंग्स, जीन्स, पायजामास, पेंटलून्स, शॉर्ट्स, कंटेंट्स, आउटस्कर्ट्स, ग्लासेस, क्लोथ्स, थैंक्स, गोगल्स, प्रीमाइजेस, इयरिंग्स, टाइडिंग्स, अर्निंग्स आर कंसिडर प्लूरल एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। इन सब के साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो इनके हम एग्जांपल कर लेते हैं। हिज रिगार्ड्स वर कन्वे टू हिज पेरेंट्स, तो उसका जो सम्मान है उनके पेरेंट्स को क्या किया गया, कन्वे कर दिया गया। हिज बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट, उसका सामान क्या हो गया, जो है लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। तो नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल कर लेते हैं। माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन ब्रोकन, मेरा जो चश्मे जो है वो टूट गए। जो हैव जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, प्लूरल वर्ब आई। आई लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, तो आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इसका ध्यान रखना है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। दीज सीजर्स, सीजर्स कैंची, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लूरल वर्ब फॉर कटिंग पेपर। योर क्लोथ्स आर डर्टी, क्लोथ्स को भी क्या समझा जाता है, प्लूरल समझा जाता है। इफ़ योर क्लोथ्स आर वेट, यदि आपके जो क्लोथ्स है वो वेट है, यू कैन ड्राई दैम अपस्टेयर्स, आप उन्हें अपस्टेयर मतलब सीढ़ियों पर सुखा सकते हैं, ऊपर सुखा सकते हैं। तो क्लोथ्स के साथ क्या है, यहाँ पे आर आया, क्लोथ्स को क्या माना गया है यहाँ पे प्लूरल, और आर जो है प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आर दोज योर बिलोंगिंग्स, तो दोज यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो आर यहाँ पे यूज़ किया गया, आर जो है प्लूरल वर्ब है, तो बिलोंगिंग्स यहाँ पे जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है इसको। इसके बाद यूज़ ऑफ रूल नंबर 37, यूज़ ऑफ एडवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में। डू नॉट एडवाइज मी, तो इसके साथ ये इस तरह से मे का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना एडवाइस के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास, आई हैव लॉज्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, तो कंप्लेंट्स लॉज करी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो कंप्लेंट के साथ क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड, तो यहाँ पे अफेक्ट और इफेक्ट दोनों को अपने समझना है। अफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभावित करता है किसी चीज़ को, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ, तो यहाँ पे अफेक्ट्स यूज हुआ है, अफेक्ट्स योर हेल्थ। बैड वेदर जो है आपकी जो किसको मतलब हेल्थ को क्या करता है, प्रभावित करता है। एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड, और प्रभाव क्या है, खांसी और जुकाम है। नेक्स्ट जो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में, रूल नंबर 38, व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द सेम पार्ट्स ऑफ द थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड। तो इसको हम समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है, कि दो जो पर्सन या थिंग्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सेम पार्ट्स को कंपेयर करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन दिल्ली, अब यहाँ पे पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। तो बॉम्बे को बॉम्बे से कंपेयर करते तो ठीक था, लेकिन पॉपुलेशन को कैसे दिल्ली से, कि पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन दिल्ली, ये कह रहे हैं कि बॉम्बे की जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली से ज़्यादा है, दिल्ली से ज़्यादा नहीं है, दिल्ली की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो इसको सही फॉर्मेशन रही जो रहेगी वो क्या रहेगी, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, किससे ज़्यादा है, दैट ऑफ दिल्ली, ये ध्यान रखना आपने। सेम पार्ट इस तरह से कंपेयर होगा, देन दैट ऑफ दिल्ली, ये इसकी जो करेक्ट फॉर्मेशन है। ये वाला जो सेंटेंस है वो जो है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन ठीक तरह से नहीं हुई है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में है, रूल नंबर 39, डबल कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स नॉट यूज्ड शुड नॉट बी यूज्ड।
जो कंपेरेटिव होती है, हमें पता है गुड बेटर बेस्ट में क्या होता है कंपेरेटिव या सुपरलेटिव। गुड, बेटर और बेस्ट। जो बेटर है वो क्या है, कंपेरेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। तो इस तरह से इनको ये कह रहा है कि डबल नहीं यूज़ करना। जैसे ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट, अब यहाँ पे मोस्ट भी आ गया और क्लेवरेस्ट भी आ गया, तो डबल आ गया ना। तो इस तरह से जो सेंटेंस है वो क्या है, रॉन्ग है। ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका जो करेक्ट फॉर्मेशन क्या रहेगी, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो डबल कंपेरेटिव का हमने या सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना है। ही इज़ मोर वाइजर, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, मोर और वाइजर, डबल कंपेरेटिव आ गया। तो ये भी जो है सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग है। इसका जो सही फॉर्मेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ही इज़ वाइजर देन हिज, ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई से क्या है, वाइजर है। तो इसमें हमारा रूल नंबर 39 हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है रूल नंबर 40, द कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स सुपेरियर, इन्फेरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रेफर एक्सेट्रा शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। तो इनके साथ, इन सब के साथ क्या लगेगा, टू का प्रयोग होगा। कौन कौन से एडजेक्टिव्स के साथ, सुपेरियर के साथ, इन्फीरियर के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर। ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता को बताए। तो ये सब क्या बता रहे हैं, नाउन की विशेषता को बता रहे हैं, तो इसलिए क्या ये एडजेक्टिव है। इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रेफर, इन सब के साथ क्या लगता है, टू लगता है, देन नहीं लगता। इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे ही इज़ सीनियर देन मी, ये जो है देन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। तो ही सीनियर टू मी, करेक्ट फॉर्मेशन। ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। तो ये वाला ध्यान रखना, डबल कंपेरेटिव नहीं यूज़ होगा, ये हमने पिछले वाले में किया था। तो इस तरह से इन सब के साथ क्या आता है, टू आता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में रूल नंबर 41, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। अब टू का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव में होता है टू का मीनिंग। क्या मतलब, मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड। टू का मतलब बहुत ज़्यादा। एंड इट इज़ यूज्ड विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव के साथ यूज होगा इनका, अनप्लेजेंट के साथ। सो वी कैन नॉट यूज टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लेजेंट, टू हेल्दी। तो ये कह रहा है कि ये जो है नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज होता है, लेकिन ग्लैड जो है पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव इकट्ठा यूज नहीं होगा। टू हैप्पी नहीं होगा, टू प्लेजेंट नहीं होगा, टू हेल्दी नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने। टू जो है अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, प्लेजेंट के लिए नहीं यूज होता। आई एम टू ग्लैड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपने। तो इसका आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, इसका जो सही फॉर्मेशन ये रहेगी। इसके बाद आपने इनका सबका ध्यान रखना है कि नेगेटिव के साथ टू का प्रयोग होता है, पॉजिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। मच टू इज फॉलोड बाय अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, वेयर एज टू मच इज फॉलोड बाय ए नाउन। अब ये रखना कि अगर मच टू आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। मच टू आएगा तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और टू मच आएगा तो क्या आएगा, नाउन आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता को बताए। नाउन क्या होता है, किसी ने पर्सन, प्लेस, स्थान आदि का नाम जो है, जो बहुत पता चले वो क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन उन सब की जो विशेषता बताए तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मच टू के साथ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, और टू मच के साथ नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हिज फेलर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब यहाँ पे टू मच आया, तो ये गलत कैसे हुआ, क्योंकि इसके बाद पेनफुल आ रहा है, क्या आ रहा है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आ रहा है। पेनफुल क्या है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, टू मच। लेकिन टू मच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मच टू आएगा। तो हिज फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर मी। तो नेक्स्ट, हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। अब यहाँ पे पेनफुल तो क्या था, एडजेक्टिव था। अब पेन क्या है, पेन जो है नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका जो सही फॉर्मेशन रहेगा क्या रहेगा, टू पहले आएगा, मच बाद में आएगा। सिर्फ आपको ये भी पता चलना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है। तो इस तरह से हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन, ये आपने ध्यान रखना है कि नाउन और एडजेक्टिव का आपको पता चलना चाहिए। नाउन और एडजेक्टिव के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन, इसकी करेक्ट फॉर्मेशन ये रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में क्या रहेगा, डबल कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। ये हम कर चुके हैं।
रोल रूल 43 में ये दोबारा रिपीट हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। डबल कंपेरेटिव, डबल सुपरलेटिव कभी भी प्रयोग नहीं होती।